हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर हाल के समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर आपका न्यूज़ में क्यों है और इसे आपको डिटेल में समझने की क्यों ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले समझते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपका न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कीर्ण चित्र का प्रदर्शन किया गया था। तो आप सभी ने देखा होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कीर्ण चित्र का प्रदर्शन किया गया था। काफी बड़ा ये पहिया यहाँ पर दिखाया गया था। तो आप सभी ने इस चीज को देखा होगा। इसीलिए आपको कोणार्क सूर्य मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। चलिए कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कोणार्क सूर्य मंदिर आपका चर्चा में क्यों था। तो G20 शिखर सम्मेलन के कारण ये आपका चर्चा में था। अभी आपको इसे डिटेल में समझना है। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यह मंदिर ब्लैक पगोडा, अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के रूप में भी लोकप्रिय है। कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण किसने कराया था। तो फ्रेंड्स, यह आपका 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंशीय शासक थे नरसिंह देव प्रथम, इनके द्वारा इस पहिए का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण क्लेराइट, लेटराइट और खोंडालाइट चट्टानों से किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहां के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। तो ऐसा कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए, चलिए इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी गंग राजवंश की, क्योंकि पूर्वी गंग वंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसीलिए पूर्वी गंग राजवंश को समझना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, पूर्वी गंग या चोडगंग राजवंश ने 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के आरंभ तक कलिंग या ओडिशा पर शासन किया था। आरंभिक चोडगंग ताम्रपत्र अनुदानों के अनुसार कलिंग का पूर्वी गंग राजवंश मैसूर के पश्चिमी गंग राजवंश की एक शाखा थी। कमरनव को पूर्वी गंग राजवंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, किन्हें पूर्वी गंग राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कमरनव। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद रखना है। हालांकि जिरजिंगी ताम्रपत्र अनुदान के अनुसार पूर्वी गंग राजवंश का पहला ऐतिहासिक शासक इंद्रवर्मन प्रथम था। इस ताम्रपत्र अनुदान को 537 ईस्वी में जारी किया गया था। इसे एक ज्ञात विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में माना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अनंत वर्मन चोडगंग था। तो आप देख सकते हैं सबसे प्रतापी शासक कौन थे। चलिए अभी मंदिर की संरचना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है मंदिर की संरचना को जानना। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला के सर्वाधिक उत्कृष्ट काल का प्रतिबिंब है। बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गज सिम्हा हाथी पर शेर की मूर्ति से सुसज्जित है। यहाँ गज का अर्थ हाथी और सिंह का अर्थ शेर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ शेर अहंकार का और हाथी धन का प्रतीक है तथा ये दोनों अहंकार व धन ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कितना गहरा मीनिंग है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अहंकार व धन दोनों ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। बात करते हैं इसके नाट्य मंडप के बारे में। प्रवेश द्वार के बाद नाट्य मंडप आता है। यह सूर्य मंदिर में नृत्य और रंगमंच के लिए बना एक विशाल कक्ष है। यहाँ बारीक तरीके से नक्काशी की गई है। यहाँ की मूर्तियां अलग अलग प्रकार की नृत्य शैलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बात करते हैं जगमोहन। यह मंदिर का सभा कक्ष है। तो जगमोहन क्या है? यह मंदिर का सभा कक्ष है। जगमोहन तक जाने वाली सीढ़ियों के किनारे घोड़े की पत्थर निर्मित मूर्तियां बनाई गई हैं।
तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, ये भोग मंदिर, ये नट मंडप, जगमोहन और देवल, इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवल। देवल क्या होता है? देखिए ये टर्म है, इन्हें आपको अच्छे से समझना है। देवल, जगमोहन के बाद देवल नामक संरचना आती है, यह एक गर्भगृह है। तो देवल क्या है? यह कोणार्क सूर्य मंदिर का गर्भगृह है, जहां पर मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की गई है। भोग मंदिर, भोग मंदिर का मतलब है रसोई घर। यह वह स्थान है जहां पर देवता और श्रद्धालुओं के लिए भोग बनाया जाता है। तो ये आपका भोग मंदिर है। चलिए बात करते हैं कलिंग स्थापत्य शैली की। तो कलिंग स्थापत्य शैली क्या है? सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रकृति की। मंदिर निर्माण की कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। विशिष्ट स्थापत्य कला शैली, कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों में दो विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। एक होता है गर्भगृह जिसे देवल कहा जाता है, और एक सभा कक्ष होता है जिसे जगमोहन कहा जाता है। हालांकि इस शैली के आरंभिक मंदिरों में जगमोहन संरचना नहीं होती थी। इस शैली के बाद के बने मंदिरों में नाट्य मंडप और फिर भोग मंदिर संरचना का निर्माण किया जाने लगा था। बात करते हैं इसकी श्रेणियों की। कलिंग स्थापत्य शैली को सामान्यतः 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है रेखा देवल। रेखा देवल, इसकी योजना वर्गाकार होती है, इसके ऊपर एक वक्रीय शिखर बना होता है। दूसरा है पीढ़ा देवल या भद्र देवल, इसकी योजना भी वर्गाकार होती है, इसके शीर्ष पर क्षैतिज स्तरों पर पिरामिड आकार का शिखर होता है। तीसरा है खाकरा देवल, इसकी योजना आयताकार होती है, यह ढोलनुमा आकृति का शिखर होता है। तो यहाँ पर आप कलिंग स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं देख सकते हैं। देखिए ये आपका पीढ़ा जगमोहन है, रेखा देवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलश, आमलक, भूमि और आमलक, देखिए ये आपकी चीजें हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर की स्थापत्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है सूर्य की किरणें। इस सूर्य मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह और इष्ट देव पर पड़े। बात करते हैं रथ की योजना। कोणार्क सूर्य मंदिर की योजना सूर्य देव के रथ के समान है। यह मंदिर कुल 24 जटिल नक्काशीदार पहियों वाले आधार पर निर्मित है। इसके उत्तर और दक्षिण दोनों ओर 12-12 पहिए हैं। मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जैसे 7 उत्साही घोड़े रथ को पूर्व दिशा की ओर खींचकर ले जा रहे हैं। कोणार्क रथ मंदिर के पहियों के बीच के सबसे बड़े हिस्से में गोलाकार चित्रफलक की नक्काशी की गई है। पहियों की परिधियां पक्षियों, जानवरों और पर्ण समूह की नक्काशी से अलंकृत है। पहियों की तीलियों में बने चित्रफलकों पर अलग अलग विलासितापूर्ण मुद्राओं में महिला आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनमें से ज्यादातर आकृतियां कामुक प्रकृति की दिखाई गई हैं। ये 7 घोड़े क्या हैं? भागवत गीता में इन 7 घोड़ों को गायत्री, उष्णिक, अनुसुत्व, व्रति, पंगति, तृष्टिप और जगति नाम दिया गया है। ये संभवतः वेदों के पवित्र छंदों की लयबद्ध प्रस्तुति का प्रतीक है। इन 7 घोड़ों के नाम भी इंद्रधनुष के 7 रंगों पर आधारित हैं, तो आप यहाँ पर इनके नाम को देख सकते हैं। बात करते हैं मंदिर में नक्काशी के बारे में। देखिए युद्ध अश्व, कोणार्क मंदिर के दक्षिणी हिस्से के सामने युद्ध अश्वों की नक्काशीदार 2 भव्य मूर्तियां हैं। दोनों प्रतिमाओं में घोड़ों द्वारा अपनी असीम शक्ति और ऊर्जा के साथ एक योद्धा को कुचलते हुए प्रदर्शित किया गया है। युद्ध अश्व प्रतिमा को ओडिशा सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। बात करते हैं सूर्य देव की। मंदिर में 3 महत्वपूर्ण स्थलों पर सूर्य देव की 3 प्रभावशाली मूर्तियों को इस तरह से स्थापित किया गया है कि सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश इन मूर्तियों पर अलग अलग पड़ता है। रोजमर्रा की गतिविधियां मंदिर के आधार पर और इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी रोजमर्रा की गतिविधियों को दर्शाती हैं। इसके अलावा कुछ नक्काशीदार आकृतियां भाव में मुद्रा में उत्कीर्ण की गई हैं, जबकि अन्य आकृतियों में मिथकीय जीवों, हाथियों व पक्षियों को उत्कीर्ण किया गया है। देखिए यहाँ पर आप कोणार्क पहिए की अलग अलग व्याख्या को देख सकते हैं। सबसे पहला है आपके सामने समय। कुछ लोगों के अनुसार 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को प्रदर्शित करते हैं। 12 जोड़ी पहिए 1 वर्ष के 12 महीनों को प्रदर्शित करते हैं। 24 पहिए दिन के 24 घंटे को प्रदर्शित करते हैं और 8 प्रमुख तीलियां दिन के 8 पहर 3 घंटे की अवधि को दर्शाती हैं।
तो ये था आपका समय के बारे में। दूसरा है जीवन चक्र के बारे में। कुछ लोगों ने रथ के पहियों की व्याख्या जीवन के पहिए के रूप में की है। ये पहिए सृजन, संरक्षण और सिद्धि की प्राप्ति के चक्र को दर्शाते हैं। तीसरा, राशियां। पहियों के 12 जोड़े संभवतः 12 राशियों को भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है धर्म चक्र। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कोणार्क रथ मंदिर के पहिए बौद्ध में धर्म चक्र के समान हैं। नेक्स्ट है धूप घड़ी। रथ के पहियों की व्याख्या धूप घड़ी के रूप में भी की गई है। वर्तमान में भी 4 पहियों का इस्तेमाल धूप घड़ी के रूप में किया जा सकता है। धूप घड़ी वामावर्त दिशा में समय प्रदर्शित करती है। इसके शीर्ष केंद्र की चौड़ी तीली मध्यरात्रि के 12 बजे का प्रतिनिधित्व करती है। कोणार्क रथ मंदिर के प्रत्येक पहिए में 8 चौड़ी तीलियां और 8 पतली तीलियां हैं। 2 चौड़ी तीलियों के बीच की दूरी 3 घंटे के समय को दर्शाती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का प्रतीक। यह मंदिर लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रतीक लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। चलिए बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली के चरमोत्कर्ष काल का प्रदर्शन करता है। यह मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।